हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 2 पार्ट 3। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जहां पर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 2 का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इसका जो पिछला पार्ट था वहां पर हम लोगों ने कन्वेंशनल एनर्जी डिस्कस की थी और यहां पर हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिन्हें हम गैर परंपरागत एनर्जी के रूप में जानते हैं, यानी कि जो बहुत पहले के टाइम से नहीं चली आ रही है, इनकी नई नई अभी डेवलपमेंट जो है वो हुआ है और हो रहा है। क्लियर है? चलिए, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की हम लोग बात करें तो सबसे पहले एनर्जी वो सोर्स है जो हम सभी लिविंग थिंग्स के लिए, सभी के लिए जरूरी है। वो हम बात करें प्लांट्स की, वो हम बात करें एनिमल्स की, वो हम बात करें मनुष्य की, सभी के लिए एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है और अदर एनर्जीज जो हम आगे अभी डिस्कस कर रहे थे, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, वो हम सभी के लिए क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं एनर्जीज में से क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी के सोर्सेज जो थे वो अभी हम लोगों ने कन्वेंशनल देखे थे, अब हम लोग नॉन कन्वेंशनल देखेंगे। नॉन कन्वेंशनल की अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट एंड क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अभी जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे हमें समझ में आएगा, ये तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, इससे हमें पोल्यूशन जो है वो कम करने में हेल्प मिलती है और अदर चीज़ें जो है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे हो गया सन, वाटर एंड विंड, इनसे क्या है, इनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है और इनसे क्या है, हमें एनर्जी मिल रही है। क्लियर है? तो विंड हैव बीन द इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सन, विंड एंड वाटर, ये क्या है, इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने भी कन्वेंशनल देखी थी, वो कैसी थी, वो एग्जॉस्टेबल थी, वो खत्म होने वाली, चाहे कोल था, पेट्रोलियम था, अभी हम लोग यूरेनियम देख रहे थे इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें कैसी रही, ये एग्जॉस्टेबल हैं, ये खत्म हो जाएंगी एक टाइम के बाद। बट सन क्या है, जो सन है वो क्या है, वो हर रोज आ रहा है, उससे हमें हीट जो है वो हर रोज मिल रही है, पानी भी हमें बराबर मिल जाता है, विंड भी हमें बराबर मिल जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे सोर्स हैं जो इनएग्जॉस्टेबल है। क्लियर है? तो ये क्या है, हवा चलने का काम है, चलेगी। पानी है, जब हमें क्या है, रेनफॉल मिल रही है तो बारिश जो है वो होगी, हमारी रिवर्स रहेंगी और सूर्य से रोशनी जो है वो हमें मिलेगी। क्लियर है? सूर्य से हीट हमें मिलेगी, तो उसका अगर हम सही तरीके से यूज कर लें तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। साथ ही साथ जैसा अभी हम लोगों ने समझा, क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका यूज़ किया जाए। ओवर द लास्ट मेनी डिकेड्स मैन हैज़ लर्न टू हार्नेस द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके रूप में हम लोगों ने इसको अब अपनाया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए अब हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी देख रहे थे, तो कन्वेंशनल एनर्जी चाहे पेट्रोलियम था, चाहे कोल था, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, वो इन चीज़ों की खोज बाद में हुई है। क्लियर है? ये चीज़ें हमें बाद में मिली हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि विंड है, सन है, वाटर है, ये तो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। ये और बात है कि इसका यूज जो है वो हम अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इन एडिशन देयर आर मेनी अदर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनमें कि ये चीज़ें हैं हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। दीज सोर्स आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल। इन सोर्स को हम, जो विंड से हमें सोलार एनर्जी जो है वो मिल रही है, या विंड एनर्जी मिल रही है, या फिर हमको क्या है, वाटर विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये जो मिल रही है, इन्हें हम नॉन कन्वेंशनल या फिर इनको हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल ये दोनों सेम है। चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के फायदे, देखिए सबसे पहला क्या है, दी सोर्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल फ्रीली एंड अबंडेंस। ठीक है, तो ये क्या है, स्वतंत्र रूप से हमको मिलती है। दूसरा क्या है, अबंडेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। क्यों? ये क्या है, ये जो हमारी एनर्जी है ये रिन्यूएबल है। क्लियर है? इस वजह से ये हमारे पास क्या है, अबंडेंस में इसकी मात्रा जो है वो बहुत है, जो कि खत्म नहीं होगी। ठीक है, इनफैक्ट दे आर रिन्यूएबल, इसी वजह से ही हमारे पास अबंडेंस मात्रा में है, ये खत्म नहीं होगी। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी वेस्ट। बिल्कुल, इससे क्या है, कोई वेस्ट या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए कोई पॉल्यूशन, ये चीज़ें नहीं होती हैं। क्लियर है?
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको इस्टेब्लिश करना भी इजी है, यानी कि इसको एक किसी एरिया में बड़े लेवल पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या है छोटे छोटे एरियाज़ में भी कहीं पर भी हम इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर इसको इस्टेब्लिश करने की हम लोग बात करें तो देखिए हिली एरियाज़ हैं, माउंटेन्स हैं, या फिर हम बात करें डेजर्ट एरिया है, वाटर है, हर जगह पर इसका यूज़ हो सकता है। इसलिए क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अच्छा, जब क्या है कि लोड सेंटर्स जो है उनके आसपास ये सिचुएटेड होता है, तो इस वजह से क्या है, रिडक्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वो भी क्या है, वो भी कम, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, कम होगी। जब आसपास रहेगा, है ना, दूर रहेगा तो दूर तक क्या है, तार पहुँचाने हैं या फिर कह सकते हैं पाइप जो है वो पहुँचानी है, पास होने से क्या है उसकी कॉस्ट जो है वो भी कम आती है। दूसरा क्या है, उस जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने में एनर्जी जो है वो कितनी खर्च हो रही है। क्लियर है। तो अगर वो पास है तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिड्यूस होती हैं। इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, देखिए इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, जिसकी वजह से फुल पोटेंशियल है इंडिया के पास इसको यूज़ करने की। ठीक है। मेन अगर हम देखें 3 मेजर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि वाटर है, विंड है एंड सन, इसका हम क्या है ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से क्या है, हमें धूप जो है वो भी बराबर मिल जाती है। क्लियर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से होकर गुजरती है, जिसपे क्या है कि साल में 2 बार सन जो है वो डायरेक्ट आता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि रेनफॉल भी जो है वो हमें सफिशिएंट मिल जाती है। क्लियर। तो इस वजह से इनका हम इजली यूज़ कर सकते हैं। मैनी अदर सोर्स सच एज बायोगैस, हमारे यहाँ क्या है, कैटल्स जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, इस वजह से क्या है इसका अदर सोर्स जो कि बायोगैस, हम लोगों ने भी देखा सन, वाटर, विंड, इसके अलावा बायोगैस, इसका भी हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा टाइडल वेव, हमारे यहाँ क्या है, कोस्टल, ठीक है, कोस्टल वेव जो हमारा है, या फिर कह सकते हैं कोस्टल लाइन जो हमारी है, कोस्टल लाइन हमारी जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा लंबी है, जिस वजह से क्या है टाइडल वेव एनर्जी हमारे यहाँ ईजिली प्रोड्यूस हो सकती है। तो जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। खासतौर से हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी तरफ से इसमें इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किए जा रहे हैं, कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि इन सोर्सेज का यूज़ किया जाए। और देखा जाए तो ये क्या है, रिन्यूएबल है, ये रिन्यू हो जाएंगे, उससे क्या है हमारे जो कन्वेंशनल जो हमारे सोर्स रहे उस पर से हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी और पोल्यूशन जो है वो कम होगा, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सुरक्षित रहेगा। क्लियर है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स एंड प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं, कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अब इन कह सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इनको हम देख लेते हैं, हम लोग किसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसमें से बात करते हैं सबसे पहले सोलार एनर्जी। तो देखिए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री हमारी है इसकी, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है, खासतौर से जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर कि हॉस्टल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होम्स हैं, इन जगहों पर सोलार एनर्जी, वाटर हीटिंग जो है इसका यूज़ किया जाए। क्लियर है। इससे क्या है जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी पे डिपेंडेंसी है वो कम होगी। भाई सन से हीट जो है, सोलार एनर्जी, ये तो हमें हर रोज मिल रही है। क्लियर है। तो ये हमारे लिए क्या है, रिन्यूएबल है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट लाइक सोलार, विंड, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो, वेस्ट टू एनर्जी में बी इंस्टॉल्ड। तो यही है कि ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं, ठीक है, जैसे कि सोलार है, बायोमास है, विंड है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये वेस्ट ही हो जाती हैं। ये आई भाई हमें हवा लगी, उसके बाद क्या है इसका कोई काम नहीं। अगर हम क्या है, सोलार एनर्जी है, कितनी सारी हीट जो है वो हमें हर रोज मिलती है, हम अगर इसको क्या है ट्रैप करके उसको यूज़ कर लेंगे, उससे क्या है कोई नुकसान नहीं है, कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्लियर है। तो इसलिए इसको बढ़ावा देने की बात हुई है। बेसिक एम क्या है, बेसिक एम, ये जो आपकी न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री है या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिक एम इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिक एम इसके लिए ये है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उनको मोटिवेट करना, किसके लिए, ये जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इनको अडॉप्ट करने में। ठीक है। तो
लोकल गवर्नमेंट आपकी जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, क्लियर है, आपकी नगर पंचायतें होगी, गांव में क्या है यही पंचायतें जो है यही सारे काम जो है इनको बढ़ावा देती हैं, क्लियर। तो बेसिक एम क्या है कि इन चीज़ों का यूज़ करने के लिए लोकल गवर्नमेंट जो है इनको मोटिवेट करना, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है जब वो अपने लेवल से प्रयास करेगी, अपने लेवल से कोशिश करेगी, तब लोगों में जागरूकता या अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा आएगी। सन प्रोवाइड्स अस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जैसा अभी हम लोगों ने समझा, भाई सन से क्या है हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हम अगर इसे ट्रैप कर लेंगे तो उससे क्या है हमारे बहुत सारे पर्पस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट सोलार हीटिंग। देखिए आपने सोलार पैनल्स देखे होंगे जिसमें क्या है स्पेशल मिरर या फिर कह सकते हैं रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि सनरेज या सन हीट जो होती है उसको कंसंट्रेट किया जाता है या कह सकते हैं इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर ये रिफ्लेक्टर्स या स्पेशल मिरर लगे होते हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, जहाँ पर हाई टेम्परेचर पर हीट जो है उसे प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए जब जिसमें क्या है टेम्परेचर कम है या हम कह सकते हैं बारिश वाला टाइम है, उस टाइम में भी हीट जो है वो बहुत हल्की मिलती है। जब क्या है अच्छी धूप आ रही है तब हीट ज़्यादा मिलेगी, क्लियर है। तो यहाँ पर स्पेशल मिरर या रिफ्लेक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा हीट को जनरेट किया है, प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है सोलार वाटर हीटर। सोलार वाटर हीटर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्राइज स्पेशली डिजाइन फ्लैट प्लेट पैनल्स होते हैं, ठीक है। तो फ्लैट प्लेट पैनल्स जो होते हैं, ठीक है, फ्लैट प्लेट पैनल्स होते हैं जिनको कि रूफ हो गई या जो भी एंगल सही मिल जाए जहाँ पर हीट सही मिल रही हो, खासतौर से कोशिश की जाती है साउथ फेसिंग इनको लगाया जाता है, जिससे कि जो विंटर्स वाला टाइम भी है उस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है उसको ट्रैप किया जा सके, ठीक है। पैनल्स आर इंस्टॉल्ड फेसिंग साउथ सो एज टू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली इवन ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। तो इस वजह से साउथ फेसिंग इनको रखा जाता है। नेक्स्ट है सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग फोटोवोल्टेइक सेल्स। तो फोटोवोल्टेइक सेल्स या फिर जिसको हम पीवी टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है सनलाइट जो है इसको डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। और इसी के साथ क्या किया जाता है, जब ये पानी जो है ये गर्म हो जाता है, इंसुलेटेड टैंक होते हैं उसमें इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर आगे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस गर्म पानी का यूज़ अपने किचन में, अपने बाथरूम में, जहाँ पर जैसी ज़रूरत है वैसे किया जाता है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं यूजेस एंड एप्लीकेशंस। देखिए हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन इस तरीके की है कि थ्रू आउट द ईयर हमें सन की हीट जो है वो बहुत अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से हम इसका अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है सेमीकंडक्टर डिवाइस या फिर फोटोवोल्टेइक सेल, जो कि क्या करती है सन की जो हीट है उसको सोलार एनर्जी में चेंज कर देती हैं और उसका हम हमारे बहुत सारे कह सकते हैं एप्लीकेशंस हैं उसके द्वारा यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। अब इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये एक तो सबसे पहली चीज़ कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, सोर्स है हमारा एनर्जी का, जो कि क्या है रिन्यू हो जाता है। सन से हीट हमें बराबर मिलती है, जब तक क्या है सन रहेगा तब तक हमें वो हीट जो है वो मिलती रहेगी, क्लियर है। तो इसका यूज़ हम इजीली कर सकते हैं, पोल्यूशन जो है उससे भी बचा जा सकता है और देखा जाए तो सूटेबली ये क्या है हर जगह अवेलेबल भी हो जाएगा, क्लियर है। हमारे देश में अगर हम देखें तो इस तरीके की कंडीशन है कि हर जगह ये अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया गया या फिर कह सकते हैं कि फोटोवोल्टेइक सेल जो है इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इनका यूज़ जो स्पेशली इसके लिए बनी हुई चीज़ें हैं वहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे ये स्ट्रीट लाइट हो गई, ठीक है, तो वो सोलार एनर्जी से जल रही है, अब उसमें लाइट आ रही है जा रही है, इससे हमें मतलब नहीं, वो सोलार एनर्जी जो कि क्या है उसके साथ बैटरी भी होती है। ऐसा नहीं है कि जब बारिश हो रही है तो हमारा काम जो है वो नहीं चल पाएगा, बैटरी भी होती है जिसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। जैसे कि हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो इन्वर्टर काम करता है ना। तो ये सोलार एनर्जी जो है इसको भी हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जब हमें सन से हीट मिल रही है कि जैसे हमने देखा कि सुबह हुई सन से हीट मिल रही है, जब क्या है सूरज ढल गया तब हमको हीट नहीं मिलेगी, वो हमको तब भी मिलेगी क्योंकि उसके साथ एक बैटरी होती है जिसमें ये हीट जो है वो रहती है और उसका हम यूज़ कर लेते हैं, क्लियर है। तो स्ट्रीट लाइट हो गई, स्पेशली देखा जाए तो रूरल एरियाज़ हो गए, रिमोट एरियाज़ हो गए, वहाँ पर इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। स्ट्रीट लाइट है, इसके लिए स्पेशली डिज़ाइन जो रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, रेलवे सिग्नल्स हैं, इन सभी जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। अब तक अगर देखा जाए तो 10,000 से के करीब, लगभग 10,000 के करीब वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं फोटोवोल्टेइक सिस्टम के, वो हमारे यहाँ इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं, क्लियर है।
तो देखिए बहुत सारे फायदे हैं, जैसा अभी हम लोग देखते आ रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि नॉट ओनली सस्टेनेबल फॉर एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, तो ये केवल एनर्जी कंजप्शन के लिए सस्टेनेबल ही नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हमारे सामने है, जो कि क्या है, जब तक सूरज रहेगा तो तब तक ये हमारे काम आसानी से आएगा, ठीक है। तो अरबों वर्षों हम आसानी से इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर पावर कोई भी पोल्यूशन का कारण नहीं बनते हैं। आपने क्या देखा है कि जहाँ भी सोलर एनर्जी का यूज़ होता है तो वहाँ से कोई धुआं निकलता हो या गैसेस जो हैं उसके बारे में आपने सुना हो इससे निकलती है, नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। नेक्स्ट, सोलर पैनल जो है ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगते। एक बार क्या है, इसको लगवाने का खर्चा है, एक बार लगवा लिया उसके बाद बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है जेनरस टैक्स क्रेडिट। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जेनरस टैक्स क्रेडिट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है किन लोगों को, जो लोग इंडिविजुअली या फिर कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई कंपनी जो है इसका यूज़ करती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जेनरस टैक्स क्रेडिट से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं सोलर एनर्जी के डिसएडवांटेजेस। क्या है इसके डिसएडवांटेजेस या फिर इसका नुकसान क्या है, गेस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला ये कि ये एनर्जी कब बनेगी, जब सनरेज से, जो सनरेज हैं या कह सकते हैं सन से हीट जो है वो मिल रही है तब बनेगी, यानी कि दिन में बनेगी, रात में नहीं बनेगी, ठीक है। कैन नॉट बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में ये एनर्जी नहीं बनेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब क्लाउडी वाला टाइम होता है, क्लाउड वाला टाइम होता है, उस दौरान क्या होगा, बनेगी लेकिन बहुत कम बनेगी, क्लियर है। तो पावर जनरेटर इज ऑल्सो रिड्यूस ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्लाउड कवर, क्लियर है। एनर्जी इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है, एनर्जी मैक्सिमाइज्ड होगी कब, पैनल जब डायरेक्टली फेसिंग द सन, जब सन फेसिंग एकदम होगा पैनल, तब एनर्जी जो है वो ज़्यादा बनेगी। बाकी टाइम में क्या है, उस पर इफेक्ट रहेगा। मोस्ट एफिशिएंट सोलर सेल कब, मोस्ट एफिशिएंट सोलर सेल जो होंगी वही क्या करेंगी, उनसे जस्ट ओवर 20% ऑफ द सनरेज टू इलेक्ट्रिसिटी, केवल 20% सनरेज जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट ये होगा। जो मोस्ट एफिशिएंट सोलर सेल्स होंगी उसमें ही ऐसा होगा कि 20% ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग सोलर पैनल इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जब इसको लगवाना होता है उस दौरान क्या है, ये महंगा है, इसका इंस्टॉलेशन वो महंगा है। उसके बाद इसकी कोई लागत ऐसी नहीं आती है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं देखने की ज़रूरत है, इसका कोई बिल नहीं आना है, तो आगे के लिए ये अच्छा है, बस शुरुआत में इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। चलिए बच्चों बात करते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी नाम से समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी जो है वो विंड से पैदा होगी, तो विंड से यानी हवा से ये एनर्जी पैदा होगी, तो इसको भी आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। ये क्या है, रिन्यू होगी, क्योंकि हवाएं जो है वो चलती रहती हैं। ये कहाँ के लिए सुटेबल होती है, जहां पर हवाएं जो है वो बहुत तेज चलती हैं, क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस स्पीड से अगर विंड चलती है, ठीक है, अगर इस स्पीड से विंड चलती है वहां पर ये काम करता है। अब ये काम कैसे करता है ये हम समझेंगे। एक जनरेटर होता है, जनरेटर से शाफ्ट जो है वो कनेक्ट होता है, ये शाफ्ट जो है वो हेल्प करता है जो विंड मिल्स होती हैं इनको रोटेट होने में, और जब ये विंड मिल्स जो हैं वो रोटेट होती हैं तब क्या होता है, इनके रोटेट होने से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पैदा होती है, जिसका कि यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ से। देखा जाए तो काफ़ी टाइम से इसका यूज़ जो हमारी फ्लोर मिल्स होती हैं उसमें होता रहा है, कह सकते हैं फ्लोर मिल्स को चलाने के लिए, उसको पंप करने के लिए इसका यूज़ होता रहा है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द विंड मिल विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेटर। तो अब ऐसे में क्या है, जनरेटर जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्लियर है। दिस इलेक्ट्रिसिटी, इसको अगर हम देखें इस इलेक्ट्रिसिटी को, इसका कई सारा पर्पस, जो कई पर्पस से इसको यूटिलाइज किया जाता है, डोमेस्टिक भी और साथ ही साथ अदर पर्पस से भी इसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड कैन बी जनरेटेड ओनली इन द एरियाज ऑफ हाई विंड वेलोसिटी, ठीक है। जैसा अभी हम लोगों ने समझा, जहाँ पर क्या है ये वहीं पर ही ये जनरेट होगी इस विंड एनर्जी, जहाँ पर हवा जो है वो बहुत तेज चलती होगी, ठीक है। इसके लिए जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं वो सुटेबल है, क्योंकि वहां पर हवा जो है वो तेज चलती है। ये अभी हमने समझा कि जहां पर विंड जो है वो इतनी स्पीड से चलती होगी उस जगह पर ये काम करेगा, तो उसके लिए कोस्टल रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है। अब हमारे यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट विंड मिल्स जो थी वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, एकदम शुरुआत में अगर हम देखें तो हमारे कोस्टल रीजन जो हैं वही आएंगे इसमें, ठीक है। तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। आपको ध्यान है ना, इधर आपका क्या आएगा, इधर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इधर आपका तमिलनाडु आ जाएगा,
इधर आपका गुजरात आ जाएगा, ये भी वही कोस्टल रीजन है, और महाराष्ट्र हो गया, और इधर आपका कोस्टल रीजन उड़ीसा आ जाएगा, है ना, अगर आप ऐसे देखें अपना साउथ वाला पार्ट हो। ठीक है, तो कोस्टल रीजन जो है इन जगहों पर इसको सबसे पहले जनरेट किया गया था, कब? 1986 में। चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के फायदे क्या हैं? तो सबसे पहला, कंप्लीटली क्लीन एनर्जी सोर्स है। यहाँ पर कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसका उत्सर्जन नहीं होता, या ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो नहीं निकलती हैं। तो ऐसे में ये क्या है, पूरी तरह से क्लीन एनर्जी सोर्स है जो हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली है। नेक्स्ट क्या है, विंड पावर इज कैप्चर्ड एफिशिएंटली विथ टूडेज टेक्नोलॉजीज। तो आज के समय में क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिसकी वजह से आज इसका यूज जो है वो बेटर तरीके से किया जा सकता है। जैसे हमारा राजस्थान वाला इलाका हो गया, हमारे ये कोस्टल रीजन्स हो गए, यहाँ पर बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसके द्वारा जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिमोट एरियाज जहाँ तक क्या है पहुँच नहीं है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था सोलार एनर्जी भी, ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जीज हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी पहुंची है तो वहां पर इसके द्वारा इजिली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पाई जा सकती है। दैट आर नॉट कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड। ठीक है, रिमोट एरियाज दैट आर नॉट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड कैन यूज विंड पावर टू क्रिएट देयर ओन सप्लाई फॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस जगह पर ये है, इजिली काम करेगा। क्लियर है? इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, जैसा अभी हम लोगों ने समझा था, ये किसी भी पोल्यूशन का कारण नहीं बनती है। चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड पावर या विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला क्या हो सकता है, ये हमेशा जनरेट नहीं की जा सकती है। जब क्या है, इनको स्पीड मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग, और इसीलिए क्या है, विंड टर्बाइंस फॉल मर्सी टू लोकल विंड पैटर्न। लोकल विंड पैटर्न जो है उस पर ही ये विंड टर्बाइन जो है वो डिपेंड होती हैं। ठीक है, उसकी दया पर, एक तरीके से मर्सी, ठीक है, कि वो क्या है उसकी दया पर डिपेंड होती है। जब वो विंड उस तरीके की उसको स्पीड मिलेगी तभी ये चल सकेगा। एरिया इन विच विंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी फ्रिक्वेंट में नॉट बेनिफिट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड पावर फैसिलिटीज। जैसा अभी हम लोगों ने समझा, जहां पर क्या है तेजी से विंड नहीं चलेगी वहां पर इसको अगर लगवा भी दिया जाए तो भी ये क्या करेगा, काम नहीं करेगा और इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जिस पर्पज से इसको लगवाया जाएगा। चलिए बात करते हैं बायोगैस। देखिए बायोगैस की अगर हम लोग बात करें, ये क्या होता है, देखा जाए तो डिपेंड होता है ये डंग पर, यानी कि जैसे अगर हम देखें तो जो गाय का गोबर होता है उस पर डिपेंड होता है, और इसका यूज़ खाना बनाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, इन दोनों जगहों पर किया जा सकता है। यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ये है, और साथ ही साथ क्या है, इसको हम इससे खाना भी बनाया जाता है। क्लियर है? तो जैसे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि काऊ डंग जो होता है उसका इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, गाय का जो गोबर होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इस तरीके से टैंक बने होते हैं इसके लिए। ये टैंक जो है इसमें उसको डाल दिया जाता है जिसका डिकम्पोजिशन होता है और उसकी गैस बनती है, अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक तो उस तरीके से, और ये पाइप के द्वारा ये गैस जो है वो कनेक्ट होती है, जो हम लोग के यहाँ स्टोव यूज़ होता है, या कह सकते हैं जो हम लोग के यहाँ एलपीजी गैस जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, पाइप के द्वारा वो जाती है बर्नर तक हमारे। तो उसी तरीके से इसको भी यूज़ किया जाता है। ये भी क्या है, इस पाइप से कनेक्ट रहता है और बर्नर तक गैस जाती है। अब वही काऊ डंग अगर क्या है कंडे बनाकर जैसे पुराने तरीके से यूज़ किया जाता है, उससे कितना ज़्यादा धुआं और पॉल्यूशन होता है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इको फ्रेंडली होता है। क्लियर है? काऊ डंग वहां पर भी हम यूज कर रहे हैं, यहां पर भी यूज कर रहे हैं, बट ये क्या है, ये धुआं नहीं दे रहा है। क्लियर है? चलिए आइए, तो बायोगैस बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डंग टू प्रोड्यूस गैस। तो यहाँ पर गैस जो है प्रोड्यूस करने के लिए डंग का यूज किया जाता है। ये टेक्निक जो है वो बेस होती है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन किया जाता है, उसका डिकम्पोज किया जाता है। जैसे हमने अभी ये समझा, ये टैंक है, इसके अंदर वो ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो डाल दिए जाते हैं और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। बंद करने से क्या है, इसमें एयर की एब्सेंस होती है जिसकी वजह से ये क्या है, सड़ता है, और उसकी वजह से मीथेन गैस जो है वो बनती है लगभग 55%, जिसमें मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 45% तक होता है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में आगे यूज़ किया जाता है। और इसी में जनरेटर, ठीक है, इसी में गैस कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस गैस का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है। कैसे? इसी में क्या है, जनरेटर से क्या किया जाता है, टरबाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है। जब ये टरबाइन कनेक्ट घूमती है और इससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसका कि यूज़ अगर हम लोग देखें तो घरों में अपने लाइट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट में भी इसका यूज़ होता है। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के फायदे क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि इसके लिए जिसका यूज़ किया जा रहा है वो ईजिली मिल जा रही है। वो तो हमारे घरों का वेस्टेज है भाई, डंग हो गया, या फिर हम बात करें फल सब्जी के छिलके डल रहे हैं, क्रॉप
जो है, जो क्रॉप का जो हिस्सा फसल की कटाई के बाद जो क्या है वेस्टेज है, वो सारा कुछ इसमें डाल दिया जाता है डिकम्पोज होने के लिए। तो उस वेस्टेज का जो है यूज़ ईजिली हो जाता है। क्लियर है? और उसमें कोई खर्चा नहीं लगना है। ठीक, तो सस्टेनेबल सोर्स बायोमास एनर्जी यूजेज ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वेस्ट फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो यहाँ पर गैस जो है वो पैदा करने के लिए क्या किया जा रहा है, जो वेस्टेज है उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, रिड्यूसिंग पोल्यूशन जो है वो क्या है, इससे रिड्यूस होता है। अब क्या है कि कंडे का यूज़ किया जाए, जैसा हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा धुआं होगा, पोल्यूशन होगा। वहीं पर क्या है, कोल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे अदर एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनका हम यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या है, उससे पोल्यूशन होगा। और यहाँ पर क्या है, इससे क्या है, कोई पोल्यूशन ऐसा नहीं हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है बहुत कम इससे निकलती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, एक तो पोल्यूशन से हम बच रहे हैं, और कॉस्ट बेनिफिट की बात करें तो अगर क्या है, हम सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, हम कोल का यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती हैं। यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट है कि ईजिली ये चीज़ें जो है घरों में मिल जाती हैं। ये क्या है, ये कचरा ही है ना, ये तो वेस्टेज है, ये तो बाहर ही जाना है। तो इसका यूज़ जो है वो आसानी से हो गया, पोल्यूशन से भी हम बच गए, और जो हमारी कॉस्ट है वो भी इफेक्ट नहीं हुई। ठीक है, मतलब कॉस्ट भी क्या है कि इसमें नहीं लगती है। कॉस्ट बेनिफिट ये होता है। यूज़ एज फर्टिलाइज़र। अब क्या है, जब इसका यूज़ हो जाता है, जो क्या है, गैस जो अभी हम लोग देख रहे थे ना, वहाँ पर 2 टैंक बने हुए थे, तो जब इसका यूज़ हो जाता है तो जो इसका वेस्टेज फिर आगे होता है, क्योंकि इसमें नया मटेरियल फिर से डलता है, उसको क्या किया जाता है, उसको यूज़ कर लिया जाता है एज अ मैन्योर, जो कि हमारे फसलों के लिए अच्छा होता है। क्लियर है? यूज़ एज फर्टिलाइज़र। प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल सर्व्स डबल पर्पज़। तो यहाँ पर देखिए दो पर्पज़ जो है वो एक साथ सॉल्व हो रहे हैं। एक तो वो आपके घर का वेस्टेज था, उससे आपको फ्यूल भी मिल गया, और दूसरी चीज़ ये कि वो आपके खेतों के लिए फर्टिलाइज़र का भी काम कर रहा है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। बिल्कुल, डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल पर, वो उसमें क्या है, उसमें कमी आती है। नेक्स्ट है, इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल ऑन इंडिविजुअल बेसिस। देखिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि ये क्या है, इंडिविजुअल बेसिस पर भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि घरों तक अगर पाइप आएगी तभी गैस, जैसे आज के टाइम में क्या है, गैस पाइपलाइन जो है वो बिछी है। ठीक है, रिलायंस है, गेल है, इनके द्वारा क्या है, जगह जगह पर पाइपलाइन जो है, गैस पाइपलाइन जो है वो बिछी हुई है। तो जब क्या है, वो गैस पाइपलाइन जहाँ पर बिछी होंगी वहीं पर वो काम करेगा, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसको क्या है, इजली लोग अपने घरों में बनवा लेते हैं और उसके बाद इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली इसको बनाया जा सकता है, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। चलिए बात करते हैं बायोफ्यूल के डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट इसकी हाई आती है। कैसे हाई आती है, यानी कि जब इसको बनवाना है उस समय में क्या है, इसमें जो कॉस्ट जो है वो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र, जैसे अभी हम लोगों ने बात की डंग की, तो उसको क्या है, उसको खेतों में डायरेक्ट बिखेर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, उसका यूज़ जो है वो बायोफ्यूल के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे में लोग जो है वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं फिर अपने खेतों के लिए, और जब खेतों के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं जो कि मार्केट से आता है, तब ऐसे में क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि वो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो पानी के साथ मिलते हैं और पानी को पोल्यूट करते हैं। क्लियर है? चलिए, लार्ज एरिया टिपिकल बायोगैस प्लांट रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या था, वहाँ पर बायोगैस का जो चैम्बर बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए स्पेस चाहिए, तो एक लार्ज एरिया जो है उसको ये कवर करता है। चलिए बात करते हैं टाइडल एनर्जी। देखिए क्या है, जो हमारे ओशन हैं, समुद्र हैं, उसमें टाइड्स आते हैं। अब ये टाइड्स यानी कि पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ी से, लहरें जो है बहुत तेज़ी से बहुत ऊंची आती हैं और वो वापस जाती है। ठीक है, जिसे हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। तो जनरली देखा जाए तो दिन में 2 बार ऐसा देखने को मिलता है। लगभग 12 आवर एंड समथिंग मिनट जो है उस पर ये टाइड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ज्वार जो है वो आता है और 6 आवर कुछ मिनट पे भाटा जो है वो आता है। ठीक है, तो ये टाइड्स जो है वो जनरली आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारे कन्वेंशनल तरीके हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो क्या है,
वो हमारे कन्वेंशनल जो तरीके हैं उनको अगर हम देखें तो वो क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल है, वो रिन्यू नहीं हो सकते। वहीं पर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, टाइड्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। क्लियर है? तो इसका यूज़ हमारे लिए काफ़ी सारा बेनिफिट लाता है, इसलिए ये टाइड्स आए और चले जाए, उससे अच्छा क्या है, ये तो आएंगे ही और हम इसका यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर लें। ठीक है, तो आज के टाइम में देखें तो इसका यूज़ जो है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हमारी जो कोस्टल लाइन है वो बहुत ही लंबी है, लगभग 7500 यानी 7500 किलोमीटर हमारी कोस्टल लाइन है, लगभग इतनी। तो इस वजह से क्या है, हमें इसकी बहुत सारी संभावनाएं जो है वो मिल रही है कि इसको जनरेट किया जा सके। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें किया क्या जाता है वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे वो जो टाइड्स आते हैं, बहुत तेजी से लहरें आती हैं, फिर वो पीछे जाती है, तो वहीं पर क्या है बीच में डैम बना दिए जाते हैं और वहाँ पर टरबाइन लगा दी जाती है। जब ये ज्वार भाटा आपका आता है, ठीक है, जब ये ज्वार आते हैं, ठीक है, जब ये ज्वार आते हैं तो क्या है, इनमें बहुत सारी पावर होती है, जिसकी वजह से टरबाइन जो है वो घूमने लगती है। जब ये टरबाइन घूमने लगती है, इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर है? तो इसका यूज़ ईजिली हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। एट लो टाइड वाटर फ्लो ओवर द टरबाइंस विच ड्राइव द इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर है? टाइडल एनर्जी एरियाज इन इंडिया, द गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो आइडियल कंडीशन देती है किसके लिए, टाइडल एनर्जी जो है इसको जनरेट करने के लिए। अगर हम देखें तो जो अमावस्या और पूर्णिमा होता है, अमावस्या को हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यू मून के नाम से जानते हैं, और पूर्णिमा क्या है, फुल मून। ठीक है, जिसमें क्या है, चंद्रमा जो है वो पूरा राउंड हमको दिखता है। ठीक है, वो हमारा क्या है, फुल मून है। तो इस टाइम में ये जो टाइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा तेज आते हैं। और ये कब कम आते हैं, ये तब कम आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जो है ये राइट एंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल कब बनाते हैं, अगर आप हिंदी कैलेंडर से अगर आप देखते हैं तो जो 7th और 8th वाला डेज होता है, या फिर हिंदी कैलेंडर नहीं, आप पूर्णिमा जब आप जान रहे हैं या आप अमावस्या जान रहे हैं ना, तो इसी से 7th और 8th जो डे आता है उस पर ये क्या है, सबसे कम होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी के फायदे। तो टाइडल एनर्जी इज रिन्यूएबल, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको रिन्यू किया, मतलब ये रिन्यूएबल है, ये कभी खत्म होने वाली एनर्जी नहीं है। टाइड्स जो हैं वो हमेशा आते हैं। ठीक है, इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इससे कोई गैसेस जो हैं वो नहीं निकलती हैं, तो इस वजह से ये क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। इट इज़ प्रिडिक्टेबल, जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि ये जो सी करंट्स हैं, इसके बारे में पता है कि जब ये टाइड्स जो है वो बहुत तेज़ी से आते हैं, कब, जब अमावस्या और पूर्णिमा है। कब ये लो होते हैं, अभी वो भी हम लोगों ने समझा है ना, तो ये प्रेडिक्टेबल है, इसलिए इसको बनाना जो है वो आसान है। इट इज़ इफेक्टिव एट लो स्पीड, लो स्पीड पर ये क्या है, लो स्पीड पर ये इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। क्लियर है? तो उसकी स्पीड पर भी क्या है, लो स्पीड पर ये क्या रहेगा, ये इफेक्टिव होगा। इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, ये क्या है, एक बार बना दिया गया तो इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि हर रोज़ इसको बनवाना पड़ेगा। एक डैम जो अभी हम लोगों ने देखा था कि डैम जो है वो अगर बना दिया गया तो ये क्या रहेगा, ये टिका रहेगा। क्लियर है? इट सर्व्स एज अ कोस्टल प्रोटेक्शन, और ये क्या है, कोस्टल प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे क्या है, खराब वेदर है, ठीक है, या स्टॉर्म्स वाली कंडीशन है, तो ऐसे में जो पोर्ट्स वगैरह हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बैरेज, एक बैरेज की तरह ये काम करता है, उन पोर्ट की वो सुरक्षा करता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहला, जब ये क्या है, ये टरबाइंस लगा दी जाती हैं जो एनर्जी जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये टरबाइन जो है, इनके फ़ैन, बड़े बड़े फैंस होते हैं जो कि घूमते हैं। जब ये घूमते हैं, इससे क्या है, नेचुरल मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट होता है। नेचुरल मूवमेंट डिसरप्ट होता है, यानी कि जैसे अगर हम लोगों ने इसके पहले क्या था, डैम का ही देखा था। जब ये डैम बन जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी का फ्लो होता है उस पर असर पड़ता है। क्लियर है? इससे क्या है, मरीन लाइफ जो है उस पर असर पड़ता है, सेडिमेंट्स जो है वो जमा होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जब ये टरबाइंस जो हैं वो जब घूमती हैं तो उसका असर जो यहाँ पर मरीन लाइफ है, जो कि देखा जाए तो हमारी भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये फूड का एक हिस्सा होता है। क्लियर है? तो मरीन लाइफ जो है उस पर बहुत ज़्यादा इससे असर पड़ता है। मरीन लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे उनका खाना पीना हो गया, उनका वहाँ पर रहना हो गया, शिकार करना हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि नेचुरल मूवमेंट जो है वो अब नहीं रह गया ना। सेकंड क्या है, इट इज़ एन इंटरमिटेंट एनर्जी सोर्स,
यहाँ पर देखा जाए तो जब क्या है हाई टाइड्स हैं, लो टाइड्स हैं, इनके बीच के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या होता है, जब वो पानी बहुत तेज़ी से आता है तब ये टरबाइन जो है वो घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो टाइड जो है वो लगातार तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाती है। थर्ड जो है कि एरिया जहाँ पर ये क्या है टाइडल एनर्जी जनरेट हो रही है, अब इसकी जहाँ पर ज़रूरत है, हम बात कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ की, हम बात कर सकते हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनकी बात करें, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो ज़रूरी नहीं है कि इसके पास है, मैक्सिमम क्या है दूर ही होता है। तो ये जो ट्रांसमिशन वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी उस जगह से एक जहाँ पर ज़रूरत है उस जगह पर पहुँचने के लिए, तो इसमें काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, वो खर्च हो जाती है। द एरिया वेयर दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस मे बी फार अवे फ्रॉम द एग्जैक्ट लोकेशन, तो इसकी वजह से ट्रांसमिशन में ही काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। अब इसको लगाने में जितनी कॉस्ट लग रही है देखा जाए, और इसके मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं साबित होती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जंग लग गई, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई है ना, तो इस तरीके से इनका रख रखाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी क्या है इन पे एल्गीज वगैरह जो है वो जमा हो गए, जो कुछ हद तक क्या है फ़ायदेमंद होंगे और कुछ हद तक क्या है वो नुकसानदेह भी होंगे और उस टरबाइंस को भी वो ख़राब करेंगे। क्लियर है? तो इस वजह से भी देखा जाए तो टेक्निकली जो मशीन है या टरबाइंस है उनका रख रखाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी अगर हम देखें तो क्या है, जैसा नाम से समझ में आ रहा है जियोथर्मल या भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, नाम से समझ में आ रहा है जियोथर्मल, यानी हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हीट है, तो उसके अंदर की जो हीट है उससे जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब ये जान लीजिए जो हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, हमारी अर्थ सरफेस जो है उससे हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हर 32 मीटर पर हमारा जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, 1 डिग्री बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे वैसे गर्माहट होती है। आपने सुना है लावा मैग्मा, ठीक है, जो कि क्या है काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो क्या है, किस वजह से? क्योंकि हमारी अर्थ सरफेस के अंदर जितनी गहराई में हम जाएंगे वहाँ पर गर्माहट जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ जैसे जैसे क्या है, अभी हम लोगों ने बात की, नीचे जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पर गर्माहट बहुत ज़्यादा है और इससे क्या है एनर्जी पैदा की जाती है, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब ये एनर्जी कैसे बनती है वो हम जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, जैसे हम लोगों ने क्लाइमेट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे क्या है हम ऊपर जाते हैं तो 166 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ऊपर जाने पे क्या है, हमें ठंडक फील होती है, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या है गर्माहट फील होती है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने भी बात की नीचे जाते हैं तो जो हमारे अर्थ सरफेस है इससे क्या है सरफेस वाटर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की पहले, है ना। तो सरफेस वाटर जो क्रैक्स वगैरह होते हैं उससे अंदर जाता है, तो जब वो अंदर जाता है तो यही गर्माहट को पाकर वो स्टीम में चेंज होता है। क्लियर है? इसी गर्माहट को पाकर वो स्टीम में चेंज होता है और लगी होती है टरबाइन। तो इस स्टीम की वजह से क्या है, टरबाइन जो है वो क्या होती है, वो घूमती हैं, टरबाइन रोटेट होती हैं और जो कि कनेक्ट होती हैं किससे, जनरेटर से कनेक्ट होती हैं। तो ये जनरेटर जो है वो एक्टिवेट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इस तरीके से ये काम करता है। क्लियर है? The surface water seeping through the earth can result in heating and even turn into steam at great depths. ठीक है, तो जैसे जैसे क्या गहराई पे गए वो गर्म है, स्टीम बना और वो स्टीम ही इसको रोटेट करने में टरबाइन को हेल्प करती है और इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें द स्टीम रोटेटर टरबाइन, ये तो अभी हो गया। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो कि डेवलप दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन से हैं ये एक तो हिमाचल प्रदेश में है जो कि पार्वती नाम से है, एंड सेकंड जो है वो प्यूपा नाम से है, कहाँ पर, लद्दाख में। आइए देखते हैं, देयर आर 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस इन इंडिया। कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको मिलेगा हिमालयाज, ठीक है, सोहना, वेस्ट कोस्ट, नेक्स्ट हम आते हैं कैम्बे, ठीक है, खमात की खाड़ी आपका, सोन, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, ये जो रिवर्स हैं इस तरफ, और नेक्स्ट है गोदावरी एंड महानदी।
चलिए बच्चों, हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस यानी उसके फ़ायदे के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको बनाने के लिए या कह सकते हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए किसी फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कोई पोल्यूशन के चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसा अभी हमने समझा, अंदर ही क्या है, हीट बनती है, वो स्टीम बनती है, और स्टीम की हेल्प से क्या होता है, टरबाइन जो है रोटेट करती हैं, जिससे कनेक्ट होते हैं जनरेटर, और ये जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि पोल्यूशन का कारण बने। क्लियर है? तो पहली चीज़ ये कि किसी भी बर्निंग फॉसिल फ्यूल जो है इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें, एक तो ये क्या है, लिमिटेड इनका सोर्स है, तो इससे भी हम बचे। दूसरा क्या है, पोल्यूशन से भी हम बचे। नेक्स्ट है मोर रिलायबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी हमने देखा, जैसे सोलार एनर्जी हमने देखा, वो क्या है, वो हर समय उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। एक तो रात में वो एनर्जी नहीं बनेगी, दूसरा क्लाउड कवर वाला जो टाइम है उस समय में कम बनेगी। ठीक है, हम लोग विंड के बारे में देख रहे हैं, जब क्या है, विंड जो है वो बहुत तेज़ी से चलेगी तब वो बनेगी। बट यहाँ पर क्या है, हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर हीट होती है, तो ये क्या है, ये हर समय जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज़ अवेलेबल ऑल टाइम। ठीक है, तो ये क्या है, हर समय अवेलेबल होती है। हाई एफिशिएंसी एंड लो मेंटेनेंस, यहाँ पर देखा जाए तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका यूज़ खाना बनाने के लिए, अदर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले उपकरण हैं उनका यूज़ करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, पंप सिस्टम यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग एंड, ठीक है, जियोथर्मल हीट पंप सिस्टम यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग एंड कुकिंग एंड रिक्वायर लेस स्पेस। ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। चलिए बच्चों, अब जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर चैप्टर हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमारा आस्क क्वेश्चन सेक्शन है, वहाँ पर अपने डाउट्स आप रख सकते हैं। आइए इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंटल कंसर्न यहाँ पर क्या है, जैसा अभी हम लोगों ने समझा कि भाई ये तो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो क्या कंसर्न है? कंसर्न ये है जब इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो ऐसे में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्लेशन। तो कहीं कहीं पर क्या है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ टाइम के बाद वहाँ की गहराई में क्या है, उतना ज़्यादा वो गर्म ना हो, वो ठंडी हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, उस जगह से जियोथर्मल एनर्जी जो है वो ज़्यादा नहीं निकाली जा सकती है। क्लियर? हाई इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट इसका बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसके अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, हाई इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।